नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, आज का यह दिन बेहद अहम, बेहद खास है। आज 23 सितंबर यानी भारत ही नहीं, विश्व के कई देश आज 10वां आयुर्वेदिक दिवस मना रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि ना सिर्फ आज का ये दिन हमें संदेश देता है भारत की इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति की ओर वापस लौटने का, बल्कि ये दिन ये भी बताता है कि समय चाहे में कितना भी बदल गया हो या समय में कितने भी बदलाव होते जा रहे हों, लेकिन आयुर्वेद आज भी उतना ही प्रभावी, उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले होता था। आयुर्वेद दिवस पर आज का हमारे विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं आयुर्वेद के किस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार किस तरह के कार्य कर रही है। और इस विषय पर बात करने के लिए दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। आपसे उनकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ श्री विजय कुमार जोगदंडे जी हैं, जो निदेशक हैं आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं उत्तराखंड एवं अपर सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा उत्तराखंड शासन। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, थैंक यू। और दर्शकों, हमारे दूसरे खास मेहमान हैं उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजीव कुरेले जी। डॉक्टर कुरेले, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद बहुत बहुत। तो चलिए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस अच्छे दिन पर, इस अच्छे अवसर पर बातचीत करते हैं आयुर्वेद को लेकर। तो जोगदंडे जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आज 23 सितंबर को हम आयुर्वेद दिवस के रूप में मना रहे हैं और 10वां आयुर्वेद दिवस है, ये देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। उत्तराखंड की अगर यहाँ पर बात की जाए तो किस तरह से उत्तराखंड में आज का ये दिन मनाया गया है, मनाया जा रहा है? भारत सरकार के द्वारा जो है 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाने के लिए 23 सितंबर का दिवस को तय किया गया है। इससे पूर्व आयुर्वेद दिवस जो है धनतेरस के शुभ अवसर पर आयोजित किया जाता था, लेकिन इस वर्ष से ये पहला वर्ष होगा जिस दिन 23 सितंबर से ये दिवस आयोजित किया जाएगा। और इस दिवस को चुनने के लिए एक विशेष कारण जो है तय किया गया है। ऑटमनल इक्विनॉक्स होने की वजह से दिवस और रात्र दोनों का समान समय इस दिवस पर होता है और इस कारण से शरीर, पृथ्वी, वातावरण, इसमें एक बैलेंस को बनाने के उद्देश्य से इस दिवस का चयन किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से आहार विहार, दिनचर्या, इसका एक बैलेंस बना रहेगा सभी हमारे संभ्रांत नागरिक के जीवन में। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर हम प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश स्तर पर विभिन्न वर्कशॉप्स का आयोजन किया जाना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। साथ में जनपद स्तर पर भी हम लोग जो है विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे जो 300 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स प्रदेश में स्थापित हैं, वहाँ पर योग कार्यक्रम का आयोजन करना। जनपदों में जहाँ पर हमारे विशेष बालिका विद्यालय होंगे, वहाँ पर जाकर किशोरी स्वास्थ्य के बारे में कार्यक्रमों का आयोजन करना, जो कि हमारी सशक्त नारी अभियान का हिस्सा भी है। और जो हमारे वृद्ध नागरिक हैं, उनके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए उनके साथ में चर्चा सत्र का आयोजन करना शामिल है। बिल्कुल। डॉक्टर कुरेले, बिल्कुल आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और अभी जिस तरह से जोगदंडे जी ने भी जानकारी दी, आपकी नज़र में आज का दिन कितना महत्वपूर्ण, क्या कुछ कार्यक्रम आपके यहाँ आयोजित हुए हैं? उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय से आप आते हैं, कितना महत्वपूर्ण आज के दिन को आप मानते हैं? देखिए, जब प्रकृति बनी तो प्रकृति के साथ साथ इंसान के साथ साथ जड़ी बूटियाँ बनी कि वो सस्टेन करें, डेवलप हों और 100 साल तक अपने लाइफ को अवेल करें। तो इसी के साथ साथ फिर ईश्वर ने जो है आयुर्वेद को बनाया। तो आयुर्वेद कहते हैं आयुष है, आयुष को देने वाला, जो लाइफ को बढ़ाने वाला है, जो लॉन्गेविटी को देने वाला है। आयुर्वेद जो है 2 शब्दों से 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, शरीर, मन, इंद्रिय और आत्मा। इनका कॉम्बिनेशन आयु है और इनके कॉम्बिनेशन को हम आयुर्वेद के द्वारा जानते हैं। और आयुर्वेद के जो आदि प्रवर्तक रहे हैं, जो भगवान धन्वंतरी जी, जिनकी परिकल्पना है कि उनका आयुर्वेद का प्राकट्य उनके द्वारा इस धरा पर आया, वो औषधि और आयुर्वेद को लेकर आए और जीवन को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक ऐसा विज्ञान दिया जिसको मैनुअल ऑफ लाइफ भी कहते हैं, साइंस ऑफ लाइफ। तो ये हमें चलना सिखाता है, सोना सिखाता है, खाना सिखाता है, प्रकृति से यूज्ड टू होना सिखाता है, नेचर के साथ जुड़ना सिखाता है और सबसे बड़ी बात, अल्टीमेट बात है, ये मन और आत्मा को समझना सिखाता है। तो आयुर्वेद जहाँ जो है प्रकृति के माध्यम से हम अपने शरीर को समझते हैं,
शरीर के अकॉर्डिंग अपनी जो चीज़ें हैं, जो चाहे वो खाने का सामान हो, चाहे वो औषधियाँ हों, चाहे वो प्रकृति में जो भी है, इवन व्यवहार भी जो है आयुर्वेद में एक इस लेवल पे है कि वो कस्टमाइज है और उसको बैलेंस ज़रूरी है। और इसी तरह हमारे यहाँ आयुर्वेद में 16 प्रकार की मानसिक प्रकृतियाँ हैं, शारीरिक प्रकृतियाँ हैं, इनके आधार पर अपने लोगों से तारतम्य बैठाना, बैलेंस रखना। तो एक तरह से आयुर्वेद एक कंप्लीट पैकेज है लाइफ में हेल्दी रखने का। तो आयुष मंत्रालय जो है, जो कि 5 ऑब्जेक्टिव के साथ काम करता है: क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी रिसर्च, क्वालिटी ड्रग एंड कंजर्वेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट एंड अवेयरनेस ऑफ द आयुष सिस्टम। तो ये आयुर्वेद जब इतना अच्छा सिस्टम है तो लोग कैसे इससे जुड़ें, जन जन तक कैसे पहुँचे। और इस बार की माननीय मोदी जी के विजन से इस बार की थीम भी उन्होंने रखी है। बिल्कुल, इस पर भी आएंगे और आगे भी लगातार इस पर बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगी, जो थीम इस बार की रखी है, आयुर्वेद फॉर द पीपल एंड प्लैनेट, इसके बारे में थोड़ा आप विस्तार से बताएं। और साथ ही साथ केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है कि जो आयुर्वेद है उसे एक स्थायी स्वास्थ्य के रूप में देखा जा रहा है और विश्व भर तक इसको फैलाना है स्थायी स्वास्थ्य समाधान के रूप में। तो इसको लेकर बताइए आप कि किस तरह से इन दोनों चीज़ों, एक जो थीम है और जो एक विजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसको उत्तराखंड में धरातल पर किस तरह से उसको लेकर काम किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस वर्ष का जो आयुर्वेद दिवस है उसके लिए आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट, ये थीम को निश्चित किया गया है। इस थीम के अनुसार हमारे जो जनमानस है उनको आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की ओर उनको रुझान को बढ़ाने का एक उनका मंशा है। साथ में वो ये भी चाहते हैं कि लोग इलनेस से ज़्यादा वेलनेस की बात करें। अपनी बीमारी के हो जाने के बाद में आप कोई भी विधा को अपना सकते हैं। अपने आप को स्वस्थ करने के लिए प्रयास करना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन बीमारी ना हो उसके लिए जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है उसमें विभिन्न प्रकार से कुछ पद्धतियाँ विकसित हुई हैं। हमें उसका पालन करना चाहिए, चाहे वो आहार शास्त्र हो सकता है, हमारे दिनचर्या का शास्त्र हो सकता है, हमारी नैसर्गिक जो हमारी जड़ी बूटियाँ उसका प्रयोग से बीमारी को या स्वस्थ रहने की बात हो सकती है। हम लोग ये चाहते हैं कि मतलब कि हमारे प्रदेश में जो जड़ी बूटियाँ मात्रा में उपलब्ध हैं उसका प्रयोग हो और लोग वेलनेस की तरफ आगे बढ़ें, जिससे कि आप स्वस्थ रहें और आपका जो बीमारी के ऊपर जो खर्च होता है उससे आपका जो आर्थिक नुकसान होता है वो भी कम हो। ये मंशा भारत सरकार की है। उसको आम जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न दिवस जो होता है, एक सिंबॉलिक दिवस होता है और उस सिंबॉलिक दिवस के माध्यम से हम जनता को वेलनेस की ओर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आयुर्वेद दिवस के अवसर पर ये हमारी जो मंशा है ये सफलता की ओर बढ़े और आम जन स्वस्थ होने में हमारी मदद करें। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर आपने बात कही, वेलनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा फोकस उस पर दिया जाए। कुरेले जी, आप क्योंकि एक चिकित्सक भी हैं, किस तरह से आयुर्वेद के जरिए या आयुर्वेद का सिद्धांत क्या कुछ कहता है कि लोग वेलनेस पर ज़्यादा ध्यान दें, ना कि बीमार होने के बाद फिर आयुर्वेद को अपनाएं? देखिए, जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं तो सर्विसिंग कराते हैं रूटीन में, और कराते हैं तो गाड़ी की पूरी लाइफ भी अवेल होती है। तो हम बीमार होने पे ही चिकित्सक के पास क्यों जाएं, बल्कि पहले क्यों ना एक अपने लिए अच्छी सी एक डाइट प्लान तैयार करें, अपनी एक लाइफ साइकिल तैयार करें, उनसे अपने बॉडी के हिसाब से कस्टमाइज आप औषधियाँ मांगें, पूछें किस मात्रा में लेनी है, क्या लेनी है। तो आयुर्वेद जो है, जो प्यूरिफिकेशन है, टॉक्सिन्स को दूर करना, ये शोधन चिकित्सा है और इसको पंचकर्म एंड वेलनेस के नाम से जानते हैं। तो अगर आप पहले से अगर आप मेंटेनेंस रखेंगे, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल रखेंगे, बॉडी के हिसाब से आप खान पान रखेंगे, अपनी लाइफ स्टाइल और आदतों को रखेंगे, यौगिक जीवन को अपनाएंगे और मन से अच्छा सोचेंगे, सात्विक पॉजिटिव वेव्स के साथ आप जिएंगे, तो फिर बैलेंस तो आना ही आना है। तो वैसे भी कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं स्वावस्था। स्वावस्था कैसी है? सच्चिदानंद है, हमेशा जो है स्वस्थ रहने वाली है। हमने अपनी आदतों से, अपनी मानसिक कमजोरियों से इसको बीमार बनाया है। तो इसको दूर करने के लिए हम आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल को जब एडॉप्ट करते हैं, जब आयुर्वेदिक दिनचर्या के हिसाब से सवेरे 4 बजे उठते हैं, इसके बाद आप मंजन करते हैं, आप जो है अंजन करते हैं, तो सारी जो क्रियाएं हैं, नस से लेके आपके जो है बॉडी के योगासन हैं, प्राणायाम हैं, आपके जो है जितने भी अभ्यंग हैं, अभ्यंग देखिए इतना बढ़िया रेजीम है कि कुछ लगना ही नहीं है, आपको जो है ताकत से लेके सारी चीज़ें मिलती हैं। व्यायाम का भी तरीका आयुर्वेद में अलग बताया है, आज जिम जैसा नहीं है। तो इसीलिए जो आयुर्वेद में जो चीज़ें हैं वो शाश्वत हैं, टाइम टेस्टेड हैं, सदियों से चली आ रही हैं। तो हमने क्या है, अपने सुविधा के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर दिया है, चेंज कर दिया है, तो हम बीमार हो रहे हैं। तो आयुर्वेद जो है, अगर हम सही तरीके से अगर समझते हैं और अपनाते हैं, तो ये
इलनेस की जगह वेलनेस को देता है, और वेलनेस कुछ नहीं है, स्वास्थ्य ही असली धन है, हेल्थ इज वेल्थ। बिल्कुल जी। सर, वेलनेस की आपने भी अभी जिक्र किया, पंचकर्म सेंटर्स हों, आयुष मंदिर हों, शहरों में काफ़ी सुविधाएं हैं और लोगों को जागरूक भी किया जाता है, लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करें, हिमालय राज्य सुदूरवर्ती क्षेत्र है, वहाँ पर आयुर्वेद को पहुँचाना और लोगों को वेलनेस के प्रति जागरूक करना, क्योंकि वहाँ शायद वेलनेस इतना महत्वपूर्ण विषय लोगों के लिए नहीं होता होगा, तो वहाँ पर आप किस तरह से काम कर रहे हैं, उन लोगों को किस तरह से आयुर्वेद से जोड़ने का काम कर रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड राज्य में हम लोगों ने प्रयास किया है कि आयुर्वेद चिकित्सालय हमारे हर प्रदेश के हर दुर्गम क्षेत्र में भी स्थापित किया जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 550 से ज़्यादा आयुर्वेद चिकित्सालय जो है जनपद में स्थापित किए हुए हैं, विभिन्न ग्राम पंचायतों में और न्याय पंचायतों में। इसके साथ साथ में भारत सरकार का जो मिशन है, राष्ट्रीय आयुष मिशन, उसके अंतर्गत हम लोगों ने आर्थिक सहायता प्राप्त करते हुए इन चिकित्सालयों में हम लोगों ने 300 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिसको माननीय मोदी जी के द्वारा जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर का संज्ञा दिया गया है, वो हमने स्थापित किया हुआ है। और हम लोग उसमें आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के पहुंचाने के लिए आयुर्वेद चिकित्सक, एक फार्मासिस्ट, योग अनुदेशक, इस प्रकार की सुविधा वहाँ उपलब्ध कराते हैं। सभी दवाइयों की सुविधा वहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध रहती है। चिकित्सक के परामर्श के आधार पर दवाई का वितरण किया जाता है और दवाइयों की उपलब्धता भी हमारे आयुष मिशन के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर कुरेले, शिक्षा की अगर बात करें या आयुर्वेद में शोध की अगर बात करें, तो माना जाता है कि आयुर्वेद के बारे में इतना कुछ लिखा हुआ है, इतना मटेरियल हमारे पास है, इतनी किताबें हैं, शोध किस प्रकार से होती है आज के समय में, क्योंकि आप विश्वविद्यालय से आते हैं, और बच्चों का इंटरेस्ट इस ओर किस तरह से नज़र आता है आने वाली पीढ़ी का? देखिए, शोध का मतलब अन्वेषण है, खोजना है। तो शोध को हमारे यहाँ अगर इसको समझें, री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड फैक्ट थ्रू मॉडर्न माइथोलॉजी, जो आधुनिक विज्ञान में नवाचार हो रहा है, WHO की जो गाइडलाइन है, GLP की जो रिसर्च की गाइडलाइन है, और हमारे CCRS ने जो रिसर्च काउंसिल है, उसने भारत सरकार ने अपनी एक गाइडलाइन डेवलप करी है, जिसमें न्यू गाइडलाइन फॉर न्यू ड्रग डेवलपमेंट। तो बहुत सारी चीज़ों को कंक्लूड करते हुए हमने एक अपनी पॉलिसी बनाई है। हमारे विश्वविद्यालय की भी अपनी एक रिसर्च पॉलिसी है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनको मॉडर्न पैरामीटर पर वैलिडेट करके लोगों की भाषा में बताना। जो अगर बायोकेमिस्ट्री जानते हैं तो उनको बताना कि बायोकेमिस्ट्री में क्या पैरामीटर चेंज हो रहे हैं। हमारे रिसर्च के एक मनीषी हुए हैं KN उडप्पा जी, जो हमारे एडवाइज़र भी रहे पहले भारत सरकार में। तो उन्होंने रिसर्च के 4 तरीके बताए कि आयुर्वेदिक निदान, मॉडर्न औषधि, आयुर्वेदिक निदान, आयुर्वेदिक औषधि, मॉडर्न निदान, आयुर्वेदिक औषधि, मॉडर्न निदान, मॉडर्न औषधि। तो इन 4 कॉम्बिनेशन से सारे हमारे आउटकम निकल के आ जाते हैं कि हम जो है लोगों को उनकी व्याधि में हमारा क्या रोल हो सकता है और हमारी व्याधि में उनका क्या रोल हो सकता है, क्योंकि रिसर्च वही है जो सबके काम आए। और हमारा उद्देश्य है हमारी टाइम टेस्टेड जो टेक्नोलॉजी है, चीज़ें हैं, उनको नए हिसाब से उनको नवाचार करके और उसको अपडेट करना है। तो यही हमारा विभाग प्रयास कर रहा है। बिल्कुल। सर, उत्तराखंड की अगर बात की जाए, हिमालय राज्य है और यहाँ पर औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ कहीं ना कहीं धरोहर मानी जाती हैं। किस तरह से कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, इसको लेकर भी क्या इस दिशा में कार्य किया जा रहा है ताकि लोगों के लिए व्यवसाय भी जुड़े और जो यहाँ पर जितना जो औषधियाँ और जड़ी बूटियाँ हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किया जा सके? उत्तराखंड राज्य का जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ का जो पर्यावरण है, इसमें प्रचुर मात्रा में जड़ी बूटियाँ उपलब्ध हैं और बहुत दुर्लभ जड़ी बूटियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, जो पूरे दुनिया में शायद ही कहीं पाई जाती होगी इतनी संख्या में। उसको देखते हुए हमारे प्रदेश में काफ़ी सारे हमारे नीतियाँ बनाई गई थी। हमारी वर्तमान में जो आयुष नीति है, इसमें इसका विशेष ध्यान रखा गया है कि जो जड़ी बूटियों का उत्पादन करता जो कृषक है, उससे जड़ी बूटियों को प्राप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी का आधार लिया जाए, ऐप को डेवलप किया जाए, जिसमें कल्टीवेटर्स और वहाँ उसका जो मैन्युफैक्चरर है वो एक ही ऐप में आमने सामने रहे, बात करें और उसकी मांग के अनुसार आपूर्तिकर्ता अपने फसल का सही मूल्य प्राप्त करें, सही मात्रा प्राप्त करें और उत्पादक करने वाले व्यक्ति को भी गुणवत्ता युक्त जड़ी बूटियाँ प्राप्त हो सके, इसका ध्यान रखा गया है। और हमारा जो भौगोलिक स्थिति है, हमारा यहाँ का जो परिवेश है, उसको देखकर मुझे और खुशी होती है। पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर 250 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, जो केवल आयुष में कार्य करने वाले प्लांट्स हैं,
एक राज्य में स्थापित किए गए हों। हमारे यहाँ पर 250 से ज़्यादा GMP सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का मानक है, वो फुलफिल करने वाले प्लांट्स हमारे प्रदेश में 250 से ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि हम पूरे प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में औषधि निर्माण करने वाला राज्य आज भी हमारा एक स्थान बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। कुरेले जी, अब आपसे पूछती हूँ, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में भी आप हैं, बच्चों का रुझान किस तरह से यहाँ पर नज़र आ रहा है? क्योंकि 2014 में जब आयुष मंत्रालय का गठन हुआ और विशेष रूप से आयुर्वेद के साथ साथ जो बाकी विधाएं हैं, भारतीय विधाएं, उन पर विशेष फोकस दिया, कहीं ना कहीं एक रिवाइव हुआ है। तो अब आप नई जनरेशन आने वाली पीढ़ी में, क्योंकि किस तरह का रुझान आप देखते हैं आयुर्वेद की ओर विशेष रूप से? देखिए, जब हम लोग अपने बचपन में थे तो शायद अपनी बॉडी के लिए ज़्यादा नहीं सोचते थे, लेकिन मैं अपनी नई जनरेशन को देखता हूँ, अपने बच्चों को देखता हूँ, तो लगता है कि दे आर वेरी मच हेल्थ कॉन्शियस, और बड़ी खुशी होती है वो आयुर्वेद की चीज़ें सर्च करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली रील और व्हाट्सएप और फेसबुक पर उन्हें अथोराइज नॉलेज नहीं मिलती है। तो आज विभाग भी इसलिए प्रयास कर रहा है कि लीड टू मिसलीड, उनको गलत चीज़ें ना पता चलें, उनको उसकी ऑथेंटिक चीज़ें पता चलें। लेकिन आज बिल्कुल सत्य है कि बच्चे जो है नए नए सेलिब्रिटी फिल्म स्टार को देख रहे हैं, तो कोई डाइटिंग प्लान कर रहा है, कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा है, कोई जो है ब्यूटी पैक लगा रहा है, कोई हेयर के लिए कुछ कर रहा है। तो आज समय आ गया है, बस ये है बच्चों को सही नॉलेज मिले, ऑथेंटिक नॉलेज मिले, ये हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं। और ये बच्चे तो बहुत क्रेजी हैं, मतलब खाने में भी इतने चूजी हैं, प्रोटीन से लेके कार्बोहाइड्रेट हर चीज़ का हिसाब रखते हैं। शायद हम लोग उतना नहीं थे, इतना मैं चेंज देख रहा हूँ इस जनरेशन में। सर, ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि जिस तरह से भी सर ने भी बताया, कुरेले जी ने भी, कि आयुर्वेद अगर हम प्रॉपर माध्यम से सीखें, जानें या उन सलाह लें, परामर्श लें तो ठीक है, लेकिन आजकल कई ऐसे सोशल मीडिया पर भी ऐसी चीज़ें उपलब्ध हैं जो कहीं ना कहीं हानिकारक भी साबित हो सकती हैं। तो क्या ये भी कंसर्न होता है आप लोगों का कि कोई भ्रामक प्रचार या ऐसी चीज़ें ना लोगों तक जाएं जो वाकई सही नहीं है, ऑथेंटिसिटी उनकी नहीं है? देखिए, व्हाट्सएप के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होगा वो सही ज्ञान होगा, इसके बारे में हमेशा शंका व्यक्त करनी चाहिए हमें। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप चिकित्सा पद्धति के बारे में बात करना चाहते हैं तो उसका जो ऑथेंटिक सोर्स है, उसका जो वैद्य है, चिकित्सा अधिकारी है, आप उनसे बात करिएगा, तभी आपको सही नॉलेज प्राप्त हो सकता है। हमारे पूरे प्रदेश में जो है 5,500 से अधिक आयुर्वेद चिकित्सक पंजीकृत हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आप किसी के पास भी जाकर अपने बीमारी के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन मतलब ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, बट हमारे जो युवा जन है वो कई बार भ्रामक विज्ञापन के आधार पर या भ्रामक जानकारी के आधार पर दवाई का सेवन कर लेते हैं, जिससे उनको समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इसके रोकथाम के लिए हमने हमारे जो आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी हैं जिला स्तर पर, जिला आयुर्वेद अधिकारी, उनको ड्रग इंस्पेक्टर के रूप में नामित किया हुआ है, जो उनके जनपद में निर्माण होने वाली औषधियाँ, बिक्री होने वाली औषधियाँ, उसके सैंपल नियमित आधार पर लेते रहते हैं। और जो भ्रामक विज्ञापन फैलाते हैं उनके खिलाफ हमने स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो हमारे प्रदेश में स्थापित किया गया है, उसके माध्यम से कार्रवाई भी की जाती है। बिल्कुल। सर, जो लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं या स्टार्टअप के जरिए आना चाहते हैं, क्या कुछ ऐसी योजनाएं हैं केंद्र की और राज्य सरकार की, ताकि कहीं ना कहीं रोजगार भी सृजित हो और लोगों का रुझान भी इस ओर कहीं ना कहीं बढ़े? देखिए, उत्तराखंड सरकार हमेशा एक अग्रणी सरकार रहा है। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने आयुष नीति का प्रख्यापन किया हुआ है, साथ में योग नीति का प्रख्यापन किया हुआ है। आयुष नीति के प्रख्यापन के पश्चात हमने 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा निवेश के MOUs निवेशकों के साथ में अभी 1 साल पहले किए हुए हैं। और मुझे इस बात पर भी खुशी होती है कि इस 20,000 करोड़ के जो हमारे MOUs हुए थे, इसमें से 1,200 करोड़ के MOUs धरातल पर उतर चुके हैं, सफलतापूर्वक स्थापित हो चुके हैं। और हर जो हमारा MOU हुआ है उसमें हमने कितने नागरिकों को रोजगार दिया है उसका भी हमने विवरण को मेंटेन किया हुआ है। मोर देन 12,000 हमारे यहाँ पर जो रोज़गार है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट माध्यम से उनको प्रदान किया गया है। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आगामी 2-3 सालों में हमारे जो अत्यधिक जो MOUs हुए हैं वो और धरातल पर उतरेंगे और रोज़गार भी उत्पन्न हो सकता है। शिक्षा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि हमारे प्रदेश में 22 से ज़्यादा जो आयुर्वेद महाविद्यालय खुले हुए हैं उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने का हम प्रयास करना चाहते हैं। उसके लिए हमने NAC का जो श्रेणी प्राप्त महाविद्यालय प्राप्त करेगा, उसके लिए 15 लाख रुपए तक का हमने उनको इंसेंटिव भी उपलब्ध रखा है। पूरे देश में NAC की श्रेणी प्राप्त करने के लिए कोई इंसेंटिव किसी भी राज्य ने नहीं रखा है, लेकिन उत्तराखंड राज्य ने अपनी आयुष नीति में ये प्रावधान किया और एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बनी रहे। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी है और उसके साथ साथ में आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति उसको बढ़ाने का भी विचार उसमें शामिल है। जी बिल्कुल।
डॉक्टर कुरेले, जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो साथ साथ योग का भी जिक्र होता है, तो दोनों में सामंजस्य किस तरह से यूनिवर्सिटी बिठाती हैं और कितना एक दूसरे से को रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं आयुर्वेद और योग? देखिए, ये एक मन की चिंता करता है योग, और आयुर्वेद जो है शरीर की चिंता करता है, और बेसिकली दोनों की चिंता करते हैं। तो मुख्य रोल जो है शरीर की चिंता में आयुर्वेद का है और योग का ये है मन के लिए। और अष्टांग योग जो है बताया गया, अष्टांग योग भी बताया गया। आयुर्वेद भी जो है अष्टांग है और योग भी अष्टांग है। योग के माध्यम से यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा, ध्यान, समाधि। तो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आनंद को प्राप्त करना है। आनंद हमें हमारी एनर्जी का सोर्स आत्मा है, जो कि मन के साधने से हम पकड़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसको अनुभूत कर सकते हैं। तो शरीर को कंट्रोल करना, हमारे यहाँ कहा गया धर्म अर्थ काम मोक्ष आरोग्यम मूल उत्तम, मतलब सबकी जो अगर पहला स्टेप है आरोग्य, चाहे आप धर्म करें, कर्म करें, मोक्ष तक जाना है, तो आरोग्य के बिना कुछ नहीं होना है। तो इसीलिए आयुर्वेद एक बेसिक है और योग एक अल्टीमेट है, एक जो है लास्ट स्टेज है। तो योग और आयुर्वेद की दोनों की चिंता आयुर्वेद करता है। और आयुर्वेद आयुष में ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी, और अभी सोहरप्पा नई पद्धति बनी। तो आयुष माने सारा अदर देन एलोपैथिक सिस्टम आयुष है। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी अप्रोच है वो सिंपैथी की है। हम जो है सिंपैथी के साथ मरीज के साथ तारतम्य बिठाना, उसके मन आत्मा को समझना। हमारे यहाँ महर्षि चरक कहते हैं कि चिकित्सा का एक यूनिक तरीका है कि रोगी से बातचीत करके उससे तारतम्य बिठाओ, उसके साथ उसकी मन आत्मा में उतर के उसको समझ के चिकित्सा करना। तो मतलब मानसिक स्तर पे भी हम उसको मरीज को एनालाइज करने का काम करते हैं। ये सारी दुनिया की एक ऐसी चिकित्सा है जो हमें अल्टीमेट हेल्थ देती है, जो हम कहते हैं सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत्यादि। यानी कि प्रसन्नता जो एक लास्ट वेलनेस का पैरामीटर है। मुझे लगता है कि सब प्रसन्नता के बाद ही सब खत्म होता है। तो आयुर्वेद जो है उस अल्टीमेट ऑब्जेक्ट को भी पूरा करता है। बिल्कुल जी सर, कई बार हमारे यहाँ जब चिकित्सक आते हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सक आते हैं, तो कई बार उन लोगों का कहना होता है कि जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वो पहले आधुनिक चिकित्सा शैली की तरफ जाता है, आधुनिक अस्पतालों की तरफ जाता है, इलाज भी होता है, ठीक भी होते हैं, लेकिन कई बार वहाँ से हताश होने के बाद आयुर्वेद का रुख किया जाता है और तब तक स्थिति काफ़ी बिगड़ जाती है कई केसेस में। तो किस तरह से जागरूकता लोगों को यह जागरूक किया जा सकता है ताकि वो सीधा आयुर्वेद का रास्ता क्यों नहीं अपनाते हैं? इस तरह की अभी लोगों में वो सोच क्यों नहीं बदल रही है कि भले ही ये समय ले ये पद्धति, लेकिन सीधा आयुर्वेद का रुख करें और ताकि समय ना वेस्ट हो कहीं ना कहीं और सही इलाज व्यक्ति को मिल सके। देखिए, आयुर्वेद में सभी बीमारियों का इलाज दिया गया है, लेकिन आयुर्वेद के जो ग्रंथ लिखे गए हैं, मुझे इस बात पर खुशी है कि चरक संहिता जो है हमारे प्रदेश में लिखी गई है। कोटद्वार के पास चरक डांडा नाम की जगह है जी। वहाँ पर चरक जी ने इस संहिता को लिखा है और उसके पश्चात भी पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार हुआ। हमारे जो खामी इस बात में है कि लोग जो है वो शॉर्ट टर्म गेन्स की तरफ बहुत उसका ध्यान रहता है। आयुर्वेद में शॉर्ट टर्म गेन्स नहीं है, वो प्रिवेंटिव मेडिसिन की उसका रुझान ज़्यादा है। वो बीमारी को रोकने का विचार रखती है। बीमारी होने के बाद में स्वस्थ करने के लिए भी उसके पास बहुत सारी पद्धतियाँ शामिल हैं या उस चिकित्सा पद्धतियाँ अवेलेबल है, लेकिन शॉर्ट टर्म गेन्स कोई ऊंचाई तक पहुँचने का मार्ग कभी नहीं होता है। आपको अगर स्वस्थ जीवन चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए, स्वस्थ मन चाहिए, तो अगर आप आयुर्वेद के द्वारा सुझाई गई अगर पद्धति को अपनाते हैं तभी आप स्वस्थ हो पाएंगे। शॉर्ट टर्म गेन्स से कोई आपको बीमारी का सही इलाज नहीं मिल पाएगा। उसी को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया हुआ है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के माध्यम से आम जनता तक हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, वो पहुँचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में हमारे जो पंजीकृत चिकित्सक है उनको हम लोग प्रेरित करते हैं वर्कशॉप्स करने के लिए, अपने ज्ञान को वर्धन करने के लिए, ताकि सही जानकारी आम जन तक पहुंच सके। बिल्कुल। 2014 की बात करें, अलग मंत्रालय का गठन हुआ, कितना बदलाव आपको आज इस क्षेत्र में नज़र आता है? जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकार प्रयासरत हैं, आप लोग प्रयासरत हैं, कितना बदलाव और कितनी मजबूती आयुर्वेद को अब मिलती हुई नज़र आ रही है पहले के मुकाबले? देखिए, पहले 2014 से पहले एक मंत्रालय के अधीन आयुष का एक छोटा सा डिपार्टमेंट हुआ करता था। उसके पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नया मंत्रालय, आयुष मंत्रालय का स्थापना किया गया। साथ ही एक नवीन कार्यक्रम शुरुआत किया गया, राष्ट्रीय आयुष मिशन।
आयुष मिशन के माध्यम से सभी राज्यों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उत्तराखंड राज्य में 300 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिसको बाद में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना गया है, वो स्थापित किए गए हैं। वहाँ पर विभिन्न सेवाओं का प्रदान किया जाना उसमें शामिल है। साथ में विभिन्न प्रकार के अस्पताल, जिसमें 50 बेड अस्पताल हमारे प्रदेश में 5 स्वीकृत हुए हैं, उसका निर्माण कार्य विभिन्न स्टेज पर अभी गतिमान है। और उसमें से एक हमारा हल्द्वानी में 50 बेड अस्पताल अभी जो केवल आयुर्वेद पद्धति पर आधारित अस्पताल है, वो स्थापित किया गया है। इससे पहले कोई अस्पताल 10 बेड से ऊपर आयुर्वेद में नहीं हुआ करता था। ये एक बड़ा एक प्रयास रहा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लिया गया है। इसके साथ में हमारे पूरे प्रदेश में पहले होम्योपैथी कॉलेज एक भी नहीं हुआ करता था। अभी गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज का निर्माण आयुष मिशन के माध्यम से किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि और विभिन्न कार्यक्रम भी इसी अंतर्गत हम किए जाएंगे। आयुर्वेदा कार्यक्रम एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरुआत किया गया, जिसमें विद्यालय स्तर पर जाकर विद्यार्थियों के साथ मिलकर उनका चेकअप करना, उनको आयुर्वेद की जानकारी देना एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया। धात्री महिलाओं के लिए, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए सुप्रजा कार्यक्रम भी शुरू किया गया, जिसके माध्यम से सुप्रजा किट धात्री महिलाओं को उपलब्ध कराएगी, ताकि वो आयुर्वेदिक पद्धति से स्वस्थ बालक या स्वस्थ बालिका जो होती है उसके लिए तैयार हो सके। बिल्कुल। कुरेले जी, आपसे पूछना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आयुर्वेद का आज प्रचार प्रसार भारत में नहीं विश्व भर में किया जा रहा है, एक अच्छी जीवन शैली, क्योंकि वेलनेस पे हमेशा आयुर्वेद फोकस करता है, एक स्वस्थ जीवन शैली जो हमारा वर्तमान ही नहीं हमारा भविष्य को भी हमारे मजबूत करे, क्या आप सलाह हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे चलते चलते? देखिए, आयुर्वेद में कहते हैं कि जो मेन लाइफ के हेल्थ के पिलर हैं वो वात, पित्त और कफ हैं, यानी कि पंच महाभूतों के। आकाश बहुत बड़ा है, पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो ये हार्मोनी डिस्टर्ब नहीं करते हैं बॉडी को। तो वात, पित्त, कफ यानी कि अग्नि और जल और वायु, ये 3 हार्मोनी हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, तो इनकी चिंता करनी है। पहला तो ये है। दूसरा है, सब पिलर बताए हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, यानी कि हमारा खान पान नियमित हो, संयमित हो, बॉडी के अनुकूल हो, बॉडी के फ्रेंडली हो, और निद्रा हमारा सोने का तरीका एक अप्रोप्रिएट हमारी जो है बैलेंस नींद हो, और नींद हमारे लिए जीवन है समझ लीजिए। और फिर एक तीसरा है संयम, ब्रह्मचर्य माने संयम, हमारी चीज़ों में हर चीज़ बैलेंस हो, कोई भी चीज़ अति जो है गलत होती है, चाहे आप कितना भी अच्छा करें, लेकिन उसका बैलेंस और आपकी नीड ज़रूरी है। तो आयुर्वेद जो है बस कुछ नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं अपने बॉडी के हिसाब से, जैसे आपने कम खाना है, आपने पोषण युक्त खाना है, आपने समय पे खाना है, आपने जो है भोजन के जो नियम हैं उनको पालन करना है, भोजन में षड्रस का प्रयोग करना है, भोजन में जो है मौन रह के करना है, आपने जो है नियमित जो है योगासन वगैरह व्यायाम करते हुए बॉडी में जो है आपने बॉडी की जो रिदम है, जब पित्त है तब खाना है, जब कफ है तो उस समय वर्कआउट करना है, जब वायु है तो उस समय अपने को कंजर्व करना है। तो अपने को जब वात, पित्त, कफ समझ जाएंगे तो हर चीज़ आपकी बिल्कुल सिस्टम से चलेगी, तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। और जो सेलिबेसी है, ये संयम जो है मानसिक लेवल पे जब आप रहते हैं तो एनर्जी हमें गेन होती है, हम अपने को जो है एनर्जाइज महसूस करते हैं, चैनलाइज महसूस करते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं धातु पाक जो है वो चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी है, तो उसको आयुर्वेद के माध्यम से हम ले सकते हैं। और उसके लिए एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर, जैसा कि सर ने बताया कि हर सेंटर पे हमारे पास, हर CSC पे, हर PSC पे जो है हमारे पास एक आयुर्वेदिक सेंटर है, तो वहाँ पे बस आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके अपना डाइट प्लान बनाना है, अपने सोने का तरीका समझना है, और वात, पित्त, कफ के मूवमेंट समझने हैं कि कब हमें मौसम के हिसाब से बर्ताव करना चाहिए और कब जो है दिनचर्या ऋतुचर्या के हिसाब से बॉडी को एडॉप्ट करना चाहिए, तो हम स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। सर, आपसे भी चलते चलते एक आखिरी सवाल, उत्तराखंड में आयुर्वेद से जुड़ी संभावनाएं आपको आने वाले वर्षों में किस प्रकार से नजर आती हैं? कितना मजबूत आयुर्वेद उत्तराखंड में, क्योंकि ऑलरेडी है, और आने वाले समय में सरकारी प्रयासों के साथ साथ और कितना मजबूत होता नजर आएगा? देखिए, पूरे प्रदेश में आज 22 महाविद्यालय शुरू हैं जो आयुर्वेदिक शिक्षा प्रदान करते हैं जी। 5,500 चिकित्सक पंजीकृत हैं, इसमें बेहतर संख्या में वृद्धि हो सकती है जी। भारत सरकार के मार्गदर्शन में हम लोगों ने जो 5 50 बेड अस्पताल बनाए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आगामी सालों में उसमें अच्छी सुविधाएं उपलब्ध रहें, वहां पे लोग बीमारी का इलाज करने के लिए उसका लाभ लें। साथ में आयुर्वेद के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए भी हम लोगों ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि हमारे जो 100 वर्ष से अधिक पुराने जो हमारे 2 महाविद्यालय हैं, गुरुकुल और ऋषिकुल, उसमें से किसी एक स्थान पर आप जो है
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का स्थापना करें, जिसमें रिसर्च और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी का भी उसमें प्रावधान रहे, ताकि हमारे राज्य में उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा भी मिल सके और उसमें भी बढ़ोतरी हो। साथ में निवेश को बढ़ाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आयुर्वेद क्षेत्र में डॉक्यूमेंटेशन, एविडेंस बेस्ड रिसर्च और निवेश ये साथ साथ आगे बढ़ते रहें, ताकि मैन्युफैक्चरिंग के साथ में रिसर्च भी होगा, डेवलपमेंट भी होगी। तो आयुर्वेद जो पहले थोड़ा पीछे रह गया था एलोपैथी के मुकाबले, वो एलोपैथी से भी आगे जाने में जो उसमें सक्षमता है वो प्राप्त कर सके। बिल्कुल, आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए, आपने समय निकाला, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आज का विशेष कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी से अपील है कि आयुर्वेद को अपनाएं, आयुर्वेद की ओर कदम बढ़ाएं और अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर करें। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।